अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथफिक्स बाय हाशिम ज़िया। बेटा आज की क्लास के अंदर नस्ट यूनिवर्सिटी के 6 दिसंबर के तमाम पेपर्स को मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक बड़े बेहतरीन स्टूडेंट ने जाके नस्ट का एग्जाम दिया। इनका नाम विशाल पनवर है। विशाल पनवर साहब ने नस्ट का टेस्ट दिया। नस्ट का टेस्ट देने के बाद उन्होंने माशाल्लाह से 50 से ज्यादा क्वेश्चन हमसे शेयर करे हैं। तो आज की क्लास के अंदर इन तमाम के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि भाई किस तरह का टेस्ट आ रहा है। देखो बेटा, मेरी कोशिश होती है कि रिपीटेड एमसीक्यूज को कम से कम आपको बताऊं, क्योंकि देखो रिपीटेड एमसीक्यू जो डे 1 में भी आया, डे 2 में भी आया, डे 3 में भी आया, डे 4 में भी आया, अगर मैं उन्हीं एमसीक्यूज को बार बार रिपीट करता रहूं तो उसमें आपका फायदा नहीं है। आपका असल फायदा किस चीज के अंदर है कि आपको अलग से अलग तरह के एमसीक्यूज पता चले। तो भाई ये जो पेपर हमसे शेयर किया गया है, एक मेरे बहुत अच्छे शागिर्द हैं, उन्होंने पेपर के ऊपर लिख के भी दिया ताकि कोई कॉपी पेस्ट ना कर ले। इनका नाम है विशाल पनवर। मैं इनको बड़ा खराज तहसीन पेश करूंगा कि इस बेचारे बच्चे ने एक एक चीज लिख कर दी ताकि आने वाले बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए एक गाइडेंस मिल सके। सो प्लीज डू रिमेंबर हिम इन द काइंड प्रेयर्स कि यार इनका पेपर बहुत अच्छा हुआ हो। इनके पास जो पहले नंबर के ऊपर नस के नेट नंबर 1 6 दिसंबर के पेपर में पहला क्वेश्चन आया। क्वेश्चन है, देखो एग्जामिनर कह रहा है कि अगर y की वैल्यू बराबर है किसके, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x के, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर डी बाय dx प्लस का y स्क्वायर। अब ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास y की वैल्यू किसके बराबर है, x प्लस के 1 डिवाइडेड बाय x के बराबर है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर, फिर फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, फिर आगे आ रहा है प्लस का वाई स्क्वायर। हमें बेसिकली ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो आप अंडरस्टैंड करो स्टेटमेंट क्या है। देखो स्टेटमेंट बहुत सिंपल सी है, यानी कि भैया मुझे जो है ना एक्स की फॉर्म में अपने कंप्लीट डेटा को लेकर आना है। सबसे पहले आपने क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, फिर आपने वाई स्क्वायर निकालना है क्योंकि आपको वाई की एक्सप्रेशन गिवन है और इन दोनों चीजों को लाके इस इक्वेशन में डालोगे आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये जो हमारे पास वाई की इक्वेशन आ रही है ना, इसका डेरिवेटिव लेने के ऊपर जाएंगे। अब देखो बेटा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लोगे। अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के ऊपर जाता हूं तो जाहिर सी बात है दोनों तरफ डेरिवेटिव को अप्लाई करूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स बन गया। अब देखो ये एक्स प्लस का 1 डिवाइडेड बाई एक्स आ रहा है, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 1 के बराबर होता है। और 1 डिवाइडेड बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो अगर मुझे 1 डिवाइडेड बाई एक्स का डेरिवेटिव लेना है तो नीचे वाले एक्स को नीचे से ऊपर भेजोगे, पावर में एक साइन आ जाएगा नेगेटिव का। अब अगर मैं एक्स की पावर -1 का डेरिवेटिव लूंगा तो पावर को पहले लिखोगे, फिर पावर में से एक माइनस करके फंक्शन को लिखोगे। तो पावर में से एक माइनस करोगे तो -1 नेगेटिव का 1 इट विल बिकम नेगेटिव का 2। और फिर नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव लोगे बेस का, तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 1 होता है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो प्लस के 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, नेगेटिव के 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर के बराबर। देखो हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब वाई स्क्वायर भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि देखो आपको ओरिजिनली वाई की वैल्यू गिवन है, वाई स्क्वायर की नहीं गिवन। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालोगे, भैया देखो वाई की वैल्यू अगर एक्स प्लस का 1 बाय एक्स के बराबर है, अगर वाई की वैल्यू किसके बराबर है, 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस के एक्स के, या फिर आप इसको ऐसे करके लिख लो जो नॉर्मल वे में लिखा हुआ है कि वाई की वैल्यू किसके बराबर है, एक्स प्लस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स। तो अगर मैं दोनों तरफ क्या करवाता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहां पे देखो ये आ गया वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, और यहां पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस का 2 का 2, ए की वैल्यू क्या है एक्स के बराबर, बी की वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाय एक्स के बराबर, और फिर बी का स्क्वायर यानी कि 1 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। तो एक्स से एक्स कट गया, तो यानी कि मेरे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2, और आगे आ जाएगा प्लस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर के बराबर। तो अब देखो आप लोगों ने फाइनली वाई स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल ली और हम लोगों ने जल्दी से डी वाई बाई डी एक्स भी निकाल लिया। इसको उठा के अपनी मेन इक्वेशन में डाल दो, आंसर आ जाएगा, क्या मुश्किल बात है। तो बेटा देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज, हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आया 1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर के। और वाई स्क्वायर किसके बराबर है, वाई स्क्वायर की वैल्यू आई हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो बेटा देखो अगर आप ब्रैकेट को ओपन करोगे एक्स स्क्वायर दोनों टर्म्स के पास जाएगा, तो बेटा 1 के पास जब एक्स स्क्वायर जाएगा सिंपल एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर हमारे पास जो ये एक्स स्क्वायर है ये किसके पास जाएगा, ये नेगेटिव के 1 बाय एक्स स्क्वायर के पास जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो सिंपल माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ना ऊपर अगर एक्स स्क्वायर आ रहा है और एक्स स्क्वायर जाके 1 बाय एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो नेगेटिव का 1 बचेगा। आगे आ रहा है प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो बेटा देखो -1 प्लस का 2 ये बन जाएगा प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा प्लस का 2 एक्स स्क्वायर, और आगे क्या आ रहा है प्लस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर था, जो चीज आपसे एग्जामिनर ने पूछी हुई थी। विद इन सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो, और मैंने आपको एक एक चीज अपने हाथ से करके दिखाई है ताकि आपको समझ में आए किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इट वॉज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक न्यू क्वेश्चन है बेटा, इस
क्वेश्चन को, इसलिए देखो इस पास्ट पेपर्स की प्लेलिस्ट का फायदा क्या है। और मैं हमेशा बच्चों के बात बताता हूं कि भाई जो मेरी लाइव क्लासेस होती है उनमें सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, हम लाइव क्लासेस के अंदर चीजों को कवर अप करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई वाई की वैल्यू बराबर है एक्स प्लस वन बाय एक्स के, तो बताइए एक्स स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स प्लस का वाई स्क्वायर क्या होगा। अब देखो बहुत नॉर्मल सी बात है, अगर आपको एग्जामिनर ने वाई की वैल्यू दी हुई और एग्जामिनर ये फंक्शन आपसे पूछ रहा है, तो भाई सबसे पहले डीवाई बाई डी एक्स निकालना था, हमने डीवाई बाई डी एक्स निकाल लिया। फिर आपने सिंपल तरीके से y का स्क्वायर निकालना है, आपको y की वैल्यू गिवन है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे y स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इन तमाम वैल्यूज को उठा के अपने मेन फंक्शन में डालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। दैट वाज द वेरी सिंपलेस्ट लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया हमारा सॉल्व हो। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इसमें एग्जामिनर कह रहे हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस का 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 28 इक्वल टू 1, कहते हैं वर्टिसेस की वैल्यू पूछी हुई थी सर। अब देखो बेटा वर्टिसेस कैसे निकालोगे, आपको फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, आगे क्या आ रहा है प्लस का 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 28 इक्वल टू के बाद 1। देखो भाई हमें ये बात मालूम है, मैथ्स का बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। मैथ्स की लॉजिक क्या होती है भाई, कभी भी आपके पास अगर ऊपर नीचे वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल आउट कर दो। तो बेटा देखो 4 वन जार 4 होता है और 4 के टेबल में 28 कहां पर आता है, 7 के ऊपर। तो भैया यानी कि इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर क्या बन गई, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू के बाद 1, यानी कि ये मेरे पास ओरिजिनली इक्वेशन आ रही है। और इस इक्वेशन को देख के साफ तौर पे पता चल रहा है कि इक्वेशन किस चीज की आ रही है, एलिप्स की आ रही है। क्योंकि बेटा एलिप्स की खास बात ही क्या होती है कि एलिप्स के अंदर हमारे पास दोनों एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पॉजिटिव होते हैं। अब मैं इसको अगर इसकी सिंपल इक्वेशन से कंपेयर करवाऊं, सिंपल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपको ए स्क्वायर भी मिल गया, बी स्क्वायर भी मिल गया। और एक और आपको शॉर्टकट बताऊं बड़े मजे की, कॉनिक्स के अंदर देखो ये सारी बातें मैंने पढ़ाई भी होती है। मैं हमेशा बच्चों को एक बात बताता हूं कि भाई अगर आपको लगता है ना कि आप 20 मिनट के लेक्चर लेके आपको कंप्लीट तैयारी हो सकती है, ऐसा कभी भी नहीं होता। आप में से जो बच्चा शॉर्टकट के पीछे भागता है ना कि सर वो वन शॉट ले लेंगे, 30 मिनट का एक बंदे ने डाला हुआ है 20 मिनट का, तो भाई उससे तैयारी नहीं होती, सिर्फ मजाक होता है। तो भाई अगर वन शॉट का मेरा लेक्चर 1 घंटे का या 2 घंटे का होता है तो उसके पीछे रीजन ये होती है कि भाई उस टॉपिक के अंदर या उस चैप्टर के अंदर नंबर ऑफ टॉपिक्स होंगे, तो हर टॉपिक की मैंने शॉर्टकट आपको बताया हुआ होता है। तो आप उसको 2x स्पीड पे भी सुन सकते हो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट। भाई हर चीज मैंने बताई हुई होती है, बेसिक बातें। अब देखो मैंने आप लोगों को एक शॉर्टकट सिखाया हुआ है कि दुनिया के अंदर कभी भी एलिप्स की इक्वेशन आए तो भाई फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर जिसके नीचे बड़ी वैल्यू होगी उसका मेजर एक्सिस होगा। तो बेटा देखो एक्स के नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है तो मेजर एक्सिस किसका है, एक्स का है। अब मुझे वर्टिसेस निकालने हैं, तो भैया वर्टिसेस का क्या फॉर्मूला होगा, चूंकि मेजर एक्सिस एक्स का है तो वर्टिसेस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा सिंपल तरीके से प्लस माइनस के a कॉमा 0 के बराबर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, 9 के। अगर ए स्क्वायर 9 के बराबर है तो इसका मतलब ए किसके बराबर होगा, ए बराबर होगा प्लस माइनस 3 के। तो सिंपल वर्टिसेस की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस का 3 कॉमा 0। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। क्या मुश्किल बात थी इसके अंदर, नर्सरी क्लास का बच्चा कर लेते हैं हमारे मुल्क का यार, नर्सरी क्लास का। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि तुम्हारे पास जो है ना एक नंबर n है और log आ रहा है हैविंग अ बेस b और फंक्शन m इक्वल टू के बाद log b फंक्शन m पावर में n। तो भाई इसकी बेसिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो, लॉगरिथम की बेसिक प्रॉपर्टी मैंने आपको सिखाई हुई है बहुत दफा। चलो नहीं पता किसी को तो आइए मैं एक लॉगरिथम का शॉर्टकट बता देता हूं। दुनिया में लॉगरिथम की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, याद रखिएगा। कभी भी अगर दो टर्म्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, और उनसे पहले लॉग साहब तशरीफ ले आए तो बेटा लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है कि लॉगरिथम दोनों टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई हो जाएगा और बीच में साइन आ जाएगा किसका, पॉजिटिव का। कभी भी दुनिया में अगर दो टर्म्स डिवाइड हो रही हो और उनसे पहले लॉग साहब तशरीफ ले आए तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है कि लॉगरिथम दोनों टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई होगा और बीच में साइन आ जाएगा माइनस का। वाइल ऑन दी अदर एंड कभी भी दुनिया में किसी भी टर्म पे कोई पावर आ रही हो और लॉगरिथम साहब पहले तशरीफ ले आए तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है कि पावर पहले आ जाएगी और लॉगरिथम सिंपल नीचे वाली टर्म पे अप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली एक और बड़ी फेमस प्रॉपर्टी होती है लॉगरिथम की कि लेट सपोज आपका लॉगरिथम का फंक्शन b है और आपकी जो बेस आ रही है फॉर एग्जांपल वो आ रही है t के बराबर। अगर आपको लॉगरिथम को कभी भी किसी दूसरे लॉग में कन्वर्ट करना है, लेट सपोज मुझे ln में कन्वर्ट करना है, ln क्या होता है, अ लॉग हैविंग अ बेस e, सही है ना। तो भाई लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो कैसे, कि ऊपर वाला जो फंक्शन आ रहा है ये अलग ln के साथ लिखा जाएगा और नीचे वाला जो फंक्शन आ रहा है वो अलग ln के साथ लिखा जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ln b डिवाइडेड बाय ln t के। यानी कि लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है कि आप किसी भी लॉग को किसी दूसरे लॉग में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि अगर लॉगरिथम फंक्शन b बेस t आ रहा है तो मैं उसको ln में कन्वर्ट कैसे करवाऊंगा, या किसी और लॉगरिथम में ऊपर वाला फंक्शन उस लॉग के साथ लिखोगे, नीचे वाली बेस को भी उसी लॉग के साथ लिखोगे। इस तरीके से सिंप्लीफाई हो रहा होता है। तो भाई यहां पे देखो एग्जामिनर ने प्रॉपर्टी आपसे पूछी भी थी 3 में, एग्जामिनर ने क्या पूछा हुआ था, ये कह रहे हैं कि भाई n log बेस b फंक्शन m इज इक्वल टू log बेस b फंक्शन m किसके बराबर होगा। जाहिर सी बात है भाई ये n का n एज इट इज
यहाँ पे लॉग के अंदर बेस आ रही है बी, फंक्शन आ रहा है एम का। यहाँ पे देखो ये एम के ऊपर पावर आ रही है, तो हमें पता है कि प्रॉपर्टी क्या होती है, पावर पहले आ जाएगी। सिंपल तरीके से लॉग बेस बी फंक्शन एम, तो इससे कैंसल आउट हो जाएगा, प्रूफ कर रहा है। अब हो सकता है ऑप्शन के अंदर आपसे मांगा हुआ हो कि भाई पर्टिकुलरली किसके बराबर होगा, तो वन के बराबर है, दोनों वैल्यूज कैंसल आउट हो गई। या फिर अगर आपसे पूछा हुआ था कि भाई प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई हो रही है, तो डिपेंड करते हैं क्वेश्चन ने पूछा हुआ क्या था, मगर मैंने आपको इसलिए सारी प्रॉपर्टीज पढ़ा दी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं साइन इनवर्स साइन पाई किसके बराबर होगा। देखो बेटा, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर्स के अंदर आ रहे हैं। इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, कभी भी आपके पास कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, अगर आगे उसी का इनवर्स आ रहा है, तो बेटा वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अपने इनवर्स को क्या कर देता है, कैंसिल आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई सर एक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आया, बता एक्स की पावर 4 प्लस का 6x प्लस का 1 इक्वल टू 0, अगर फैक्टर आ रहा है x प्लस 1 इक्वल टू 0 के, तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। भाई इस क्वेश्चन को मैंने पास पेपर्स नस्ट के अंदर 10,000 दफा बताया है। कभी भी अगर आपको फैक्टर गिवन हो, सिंपल तरीके से प्लस के 1 को दूसरी तरफ भेजो, आपके पास जो है ना x की वैल्यू आ जाएगी। जो भी x की वैल्यू आ रही है अपने ओरिजिनल पॉलिनोमियल में डालो, आपके पास सिंपल रिमाइंडर आ जाएगा। अगर आपको फैक्टर थ्योरम इस्तेमाल नहीं करना, कोई मसले की बात नहीं है। शॉर्टकट क्या होता है कि भाई जो भी फैक्टर आपको गिवन है, उसको उठा के अपने पर्टिकुलरली पॉलिनोमियल में डलवा दो, क्या मसले की बात है। एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 गिवन है फैक्टर, तो x की वैल्यू -1 के बराबर आ गई, तो सिंपल तरीके से जहां जहां x आ रहा है वहां -1 डाल दीजिए, तो ये बन जाएगा -1 की पावर 4 प्लस का 6 इंटू -1 का -1 प्लस का 1, तो -1 की पावर 4 एक कैसी पावर है बेटा, 4 आपके पास इवन पावर है, नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और प्लस का 6 इंटू -1, नेगेटिव का 6 प्लस का 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो 2 में से 6 को निकालोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -4 के बराबर। आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -4 के बराबर। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चा बता रहा है सर रेडियस ऑफ अ सर्कल वाज गिवन एज 2 यूनिट्स, हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना था। ये क्वेश्चन भाई मैंने टॉप 10 एमसीक्यूज में करवाया है, कितनी दफा करवाया है। सिंपल तरीके से याद रखिएगा, शेडेड एरिया के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा नर्स के अंदर पूछे जा रहे हैं। बेटा मेरे शेडेड एरिया के ऊपर 2 लेक्चर स्पेसिफिकली मौजूद हैं, उनको लाजमी तौर पर गो थ्रू कर लीजिएगा। एग्जामिनर देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर रेडियस ऑफ अ सर्कल बराबर है किसके, 2 यूनिट्स के, आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालोगे, अरे भाई बहुत सिंपल है, इट्स अ लिटरली अ वेरी इजीएस्ट कॉन्सेप्ट। कैसे सॉल्व करोगे, आपको सर्कल का रेडियस गिवन है 2 यूनिट्स के बराबर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकालना है। आगे बच्चा कह रहा है सॉरी सर डायग्राम सही नहीं बनाया, टाइम नहीं था। कोई मसले की बात नहीं है विशाल बेटा, आपने ये शेयर करा, इट्स सो हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स कि आपने ये भी शेयर करा, मोर देन इनफ है बेटा। अब देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, एक सर्कल का रेडियस गिवन है किसके बराबर, 2 यूनिट्स के बराबर। भाई अगर आपको सर्कल का रेडियस गिवन है, रेडियस का मतलब है यहां से लेके यहां तक का आपको डिस्टेंस गिवन है 2 यूनिट्स के बराबर। अगर रेडियस 2 यूनिट्स है तो जाहिर सी बात है ये भी क्या होगा, 2 यूनिट्स के बराबर होगा। तो सर्कल का डायमीटर किसके बराबर होगा, देखो डायमीटर क्या होता है, अगर रेडियस 2 यूनिट्स गिवन है तो डायमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ द रेडियस। तो अगर मेरा रेडियस 2 यूनिट्स का है तो ये बन जाएगा 2 2 4, यानी कि डायमीटर की वैल्यू आ गई 4 यूनिट्स के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो मेरे पास एक कंप्लीट लेंथ क्या आ गई, यानी कि कंप्लीट डायमीटर की वैल्यू आ गई 4 यूनिट्स के बराबर। तो भाई अगर ये 4 यूनिट्स है तो जाहिर सी बात है ये वाले सर्कल का डिस्टेंस भी क्या होगा, 4 यूनिट्स। तो यानी कि ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो 4 और 4 यानी कि एक साइड की वैल्यू 8 यूनिट्स के बराबर है। यानी कि इस स्क्वायर की एक साइड की वैल्यू क्या, 8 यूनिट्स के बराबर। अगर आपको एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड का। तो बेटा अगर एक साइड की वैल्यू 8 यूनिट्स है तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 के बराबर। तो भाई ये तो फिंगर टिप्स का क्वेश्चन है, सिंपल तरीके 64 आ गया। अब देखो रिलेटिव मैक्सिमा निकालने के लिए मुझे जाहिर सी बात है क्रिटिकल पॉइंट्स पता होने चाहिए, यानी कि भैया जो भी फंक्शन आपको गिवन है, ये आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है, आपको फंक्शन दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर x प्लस का 1। तो जाहिर सी बात है भाई अगर मुझे मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, f प्राइम x की वैल्यू 0 को प्लॉट करते हैं और फिर वहां से हम अपने फंक्शन की रिलेटिव मैक्सिमा रिलेटिव मिनिमा निकालने के ऊपर मूव करते हैं। तो भाई देखो आप एक लॉजिकल चीज से जो आपको इस पर टाइम जाया करने की जरूरत ही नहीं है, उसके पीछे रीजन क्या है, आपको पूरा का पूरा फंक्शन डिवीजन में गिवन है। अब जाहिर सी बात है जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा, मैं आपको लेके बता देता हूं, जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे कंप्लीट टर्म का, तो भाई जाहिर सी बात है अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेने के लिए जाऊंगा तो उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कंप्लीट टर्म को नीचे से ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ऊपर जाके बन जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस का 1 होल पावर में नेगेटिव का 1। अब मैं यहां पे क्या अप्लाई करूंगा, पावर फॉर्मूला। पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर फॉर्मूला हमसे ये कहता है कि भैया सिंपल तरीके से पावर को पहले लिखो, पावर में से एक माइनस करके फंक्शन को लिखो, और ये क्या बन गया, नेगेटिव का 2। फिर आपने क्या करना है, बेस का डेरिवेटिव लेना है, तो अंडर रूट एक्स प्लस के 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, स्क्वायर रूट के डेरिवेटिव लेने का शॉर्टकट क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स, और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो यानी कि देखो हमारे पास ये फंक्शन बन गया। अब
देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करवाऊं, यानी कि जब मैंने फंक्शन का वन टाइम डेरिवेटिव लिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया नेगेटिव का वन डिवाइडेड बाय, और ये पावर में जो नेगेटिव टू आ रहा है इसको जब मैं ऊपर से नीचे भेजूंगा तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस का वन होल पावर का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, टू अंडर रूट एक्स। अब देखो ये एफ प्राइम एक्स की वैल्यू आ रही है। अब जब मैं इसका वन टाइम मैंने जब डेरिवेटिव लिया तो इसकी वैल्यू ये आ रही है। अब चूंकि मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होंगे और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, जीरो, और ये पूरी की पूरी टर्म तमाम के तमाम वेरिएबल जो एक्स के आ रहे हैं वो नीचे ही आ रहे हैं, ऊपर कोई भी नहीं आ रहा। तो ये पूरी की पूरी टर्म वहां पे जाके जब जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो खत्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे जो मेरा पूरा का पूरा ये एक्स की वैल्यूज आ रही है, तमाम वेरिएबल्स आ रहे हैं, वो नीचे आ रहे हैं। जब वो नीचे आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके वो क्या हो जाएगा, वो वहां पे जाके जीरो से मल्टीप्लाई होगा। जीरो से मल्टीप्लाई होने के ऊपर क्या होगा, ये आपको कोई भी क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, आपको क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, देयर इज नो रिलेटिव मैक्सिमा फॉर दिस फंक्शन, कोई रिलेटिव मैक्सिमा ही नहीं होगा इस फंक्शन का। ये आपको वैसे भी दिख रहा था कि अगर आप फंक्शन को गौर से देखो तो फंक्शन के नीचे डिवीजन के अंदर आपको पूरी वैल्यू गिवन है, ऊपर कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहा, सारे वेरिएबल्स नीचे आ रहे हैं। तो जब मैं इसका यहाँ पे डेरिवेटिव लेने के ऊपर जाऊंगा तो पावर में तो नेगेटिव वन आएगा, तो जाहिर सी बात है वो टर्म वापस नीचे आएगी। अब जब नीचे वाली टर्म को मैं इक्वल टू की दूसरी तरफ भेजूंगा वो जीरो से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगी, तो इसका मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो दैट वाज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल गिवन है किसके बराबर, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आपको गिवन है 8 यूनिट्स के बराबर। आगे एग्जामिनर कह रहा है कि भैया तुम्हें मैं साइड ए की वैल्यू बता रहा हूं 4 यूनिट्स के बराबर है। आगे एग्जामिनर कहता है कि भाई साइड बी की जो वैल्यू है ना, साइड बी की वैल्यू वो बराबर है 2 यूनिट्स के, और साइन गामा की वैल्यू निकालनी है। अब देखो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है कि देखो दुनिया के अंदर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 का 1 डिवाइडेड बाय 2 ए इंटू बी, और यहां पर आता है सिंपल साइन गामा का साइन गामा। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आपको गिवन है 8 यूनिट्स के बराबर, 1/2 का 1/2। तो बेटा देखो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की जगह पे 8 का 8 आ गया, 1/2 का 1/2। ए की जगह पे क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू 4 यूनिट्स के बराबर, बी की वैल्यू है 2 यूनिट्स के बराबर। यहाँ पे आ गया साइन गामा का साइन गामा, 2 से 2 कट गया, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो 4 2 जार 8 होता है, यानी कि साइन गामा की सिंपल वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 यूनिट्स के बराबर। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन जो आज पेपर में आया उसमें एग्जामिनर कह रहा था आई डॉट प्रोडक्ट के क्रॉस प्रोडक्ट जे। हमें पता है कि देखो हमारे पास हमेशा आई से जाता है जे पे, जे से जाता है किसके ऊपर, के के ऊपर, सही है ना। यहाँ पे देखो के से जे पे जा रहा है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, यानी कि देखो आई डॉट प्रोडक्ट का आई डॉट प्रोडक्ट, जब मैं के क्रॉस प्रोडक्ट जे करूंगा, देखो ये उल्टी डायरेक्शन चल रही है ना, हमें पता है कि हम आई से जे पे जाते हैं, जे से के पे जाते हैं, हमेशा हम लोग क्या फॉलो करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन को। तो अगर मैं के से जे पे जा रहा हूं तो ये क्या आ जाएगा, अंदर नेगेटिव का आई, और आई डॉट नेगेटिव का आई किसके बराबर आ जाएगा, आई डॉट आई बराबर होता है 1 के, तो नेगेटिव का 1 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं सर इंटीग्रेशन गिवन थी और फंक्शन बताना था, यानी कि कोई मसले की बात नहीं है, यानी कि आपको एग्जामिनर ने इंटीग्रेशन दे दी थी और एग्जामिनर पूछ रहा था कि भाई इसके ऊपर जो ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है ना उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर कहता है इन अ ट्राइंगल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो कोसेक अल्फा पूछा बता। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया हुआ होगा कंपलसरी, अदरवाइज कोसेक अल्फा कैसे निकालोगे भाई। यानी कि एग्जामिनर कह रहे हैं कि ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम बराबर है 180 के, ये तो हमें वैसे भी पता है। तो भैया अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा तो तमाम एंगल्स किसके बराबर होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, तो जाहिर सी बात है अल्फा होगा 60, बीटा भी होगा 60 और गामा भी होगा 60। तो अगर कोसेक अल्फा पूछा हुआ है तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल कोसेक 60 डिग्री के बराबर। और कोसेक 60 क्या होता है, कोसेक 60 होता है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय साइन 60 के बराबर। और हम सबको पता है कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, दुनिया के अंदर साइन 60 डिग्री बराबर होता है किसके, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 के। साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 के, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएंगी, तो ये बन जाएगा 2 बाय रूट 3 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास समेशन का क्वेश्चन आ रहा है, एन की वैल्यू देखो 2 से स्टार्ट हो रही है, एन की वैल्यू क्या है 2, यानी कि क्वेश्चन आ रहा है समेशन का कि स्टार्टिंग वैल्यू 2 है एंडिंग वैल्यू 30 है। तो बताइए अगर सिंपल एन के फंक्शन गिवन है तो कैसे सॉल्व करोगे। अब देखो हमें ये बात पता है कि नेचुरल नंबर्स की जो सीरीज होती है 1 से स्टार्ट होती है, तो मैं यहां पे थोड़ी सी चिटिंग करूंगा। कैसी चिटिंग, कि भैया मुझे पता है कि नेचुरल नंबर्स का जो समेशन होता है ना वो कहां से स्टार्ट होता है, वो 1 से स्टार्ट होता है। तो मैं अभी 2 को इग्नोर कर रहा हूं, मैं सिंपल 1 से लेकर 30 तक के तमाम नंबर्स का सम निकाल लूंगा और उसमें से फिर 1 को माइनस कर दो, क्योंकि भाई सिर्फ पहले नंबर को ही लेना ना, पहला नंबर क्या है 1 है, तो 1 को बाद में माइनस कर दीजिएगा। तो 1 से लेकर 30 तक का सम कैसे निकालोगे, सिंपल नेचुरल नंबर्स की सीरीज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास n इंटू n प्लस का 1।
ये होता है n इंटू एन प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये बन जाएगा 30 का 30 और आगे हो जाएगा 30 प्लस का 1 31। नीचे 2 का 2 है, इट इज 2 1 2 होता है। और यहाँ पे आ जाएगा 2 15 जार इज 30, 2 1 2 2 5 10। तो 15 को अगर 31 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या बन जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 31, 5 1 जार 5, 1 1 जार 1, क्रॉस का क्रॉस, 5 3 जार 15 का 5, 1 कैरी, 3 1 जार 3 और 4 का 4। तो क्या बन गया, 5 का 5, 5 और 1 6, 4 का 4। तो बेटा देखो ये किसके बराबर आ रहा है, 465 के। याद रखिएगा ये जो 465 आ रहा है ये 1 से लेके 30 तक के टर्म्स का सम है। हमें एग्जामिनर ने क्या कहा था कि भाई तुम्हारी स्टार्टिंग वैल्यू 2 है, तुम्हारी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 2 के बराबर। यानी कि भैया मुझे पहली वैल्यू के सम को नहीं काउंट करना, तो मैं सिंपल नेगेटिव का 1 करवा दूंगा, तो क्या बन जाएगा 464 के बराबर। तो मेरा ये करेक्ट आंसर होगा। देखो कैसे सॉल्व किया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अगर तुम्हारी स्टार्टिंग वैल्यू 2 है और एंडिंग वैल्यू 30 है तो सिंपल नेचुरल नंबर्स का क्या बताओ, सम बताओ। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक चीटिंग ये करी कि हम लोगों ने सबसे पहले 1 से लेकर 30 तक का सम निकाल लिया। और चूंकि सिर्फ पहली टर्म काउंट नहीं करनी ना, देखो नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या, 1 से हमेशा स्टार्ट होने वाली। तो एग्जामिनर कह रहा है कि भैया 2 से लेकर 30 तक के नंबर्स का सम निकालना है। तो भाई हमने पहले 1 से लेकर 30 तक का सम निकाल लिया और फिर 1 को एंड के अंदर आपने माइनस करवा दिया। दैट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ये भी समेशन का आ रहा है, समेशन यानी कि सीरीज का, कि यहां पे देखो स्टार्टिंग वैल्यू 1 है और एंडिंग वैल्यू इंफिनिटी की आ रही है। और फंक्शन कैसा आ रहा है, 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n का। यानी कि देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं गौर से देखूं तो भैया यहां पे एग्जामिनर क्या कह रहा है कि तुम्हारी स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, एंडिंग वैल्यू इंफिनिटी है। और फंक्शन कैसा आ रहा है, 10 का 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n। यानी कि 1 से लेके इंफिनिटी तक की सीरीज आ रही है। तो देखो सबसे पहले तो आप इस 10 को उठा के यहां से कॉमन लेके बाहर निकाल दो। ये 10 जो है ना फुप्पो का किरदार अदा कर रहा है, तो 10 को हम क्या करते हैं, सबसे पहले बाहर निकाल देते हैं। सिंपल तरीके से समीशन 1 से लेके इंफिनिटी तक कहां पे अप्लाई हो जाएगी, 2 की पावर n के ऊपर। इसका मतलब क्या है कि देखो 10 चूंकि तमाम वैल्यूज में आ रहा था ना, 10 पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा था, आपने इसको कॉमन लेके एक ही दफा बाहर लिख दिया। अब सिंपल समीशन में अप्लाई कर रहा हूं 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n के ऊपर। यानी कि देखो समीशन का मतलब क्या है, समीशन का मतलब ये है कि भैया एक दफा ये बन जाएगा 2 की पावर में 1, फिर आगे आएगा 2 की पावर का स्क्वायर, फिर आगे आएगा 2 की पावर का क्यूब, और ये इस तरीके से इन्फिनिटी तक जाएगा। और हमें ये बात मालूम है कि इन्फिनिटी तक जाने वाले का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फॉर्मूला, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर के। अब आप सोचोगे सर आपको कैसे पता चला, तो भैया देखो खुद सोचो, आपके पास पहले वैल्यू 2 की पावर 1 है, फिर 2 का स्क्वायर हो रहा है, फिर 2 का क्यूब हो रहा है, फिर 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 5। कभी भी अगर आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यू इंक्रीज कर रही हो, कभी भी अगर आपका डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा हो, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होती है, छोटी होती जाती है। तो सम ऑफ इनफिनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट भी क्या होता है कि भैया हर अगली टर्म पिछली टर्म से छोटी होगी। तो आप खुद देखो सबसे पहले 1/2 आ रहा है, फिर 1/4 आ रहा है, फिर 1/8 आ रहा है, तो हर अगली टर्म पिछली टर्म से छोटी होती जा रही है। तो भैया सिंपल तरीके से बाहर वाला जो 10 है ना इसको एज इट इज रहने दो, और सिंपल तरीके से यहां पे हमने समेशन को ओपन कर दिया। तो मैं इस पूरी समेशन का सम निकाल लेता हूं। कैसे निकालोगे, क्यों देखो इन्फिनिटी तक की सीरीज आ रही है ना, तो सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला अप्लाई करो। आपके पास ए की वैल्यू किसके बराबर है, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म का होना, आर बराबर होता है कॉमन रेशो के। कॉमन रेशो का मतलब क्या है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है 1 बाय स्क्वायर और फर्स्ट टर्म है 1/2। तो बेटा सिंपलीफाई अगर मैं इसको करवाऊं तो ये बन गया 1/4 का 1/4, नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी। तो ये आ जाएगा सिंपल 2 2 4, यानी कि आर की वैल्यू भी किसके बराबर होगी, 1/2 के बराबर होगी। अब देखो मुझे ए भी पता है, मुझे आर भी पता है, सिंपलीफाई करवा लो टर्म्स को। तो सम टू इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर के। ए की वैल्यू बराबर है किसके, 1/2 के। नीचे 1 का 1, आर की वैल्यू बराबर है 1/2 के। ऊपर मौजूद है 1/2 का 1/2, 1 में से जब हाफ को माइनस करोगे सिंपल हाफ बचेगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, तो आपके पास इस पूरी सीरीज का सम आ जाएगा 1 के बराबर। यानी कि पूरी की पूरी जो इन्फिनिटी तक की सीरीज आ रही है इसका सम किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो सिंपल तरीके से मेरे प्यारे शागिर्दों, इनको जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फाइनल समीशन का सम क्या आ जाएगा, क्योंकि बाहर क्या था, बाहर 10 मल्टीप्लाई हो रहा था ना इस पूरी सीरीज से। अब मेरे पास इस पूरी सीरीज का सम किसके बराबर आ गया, 1 के। तो 10 1 ज़र क्या हो जाएगा, 10 के बराबर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। किसी बच्चे को अगर बात समझ में नहीं आई, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा था, स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, एंडिंग वैल्यू कहां तक की है, इन्फिनिटी तक की है। फंक्शन आपको गिवन है 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n का। देखो ये 10 जो आ रहा है ना इसको कॉमन ले लो, तो आपके पास 10 बाहर आ गया, क्योंकि 10 के ऊपर कोई वेरिएबल तो नहीं आ रहा ना, 10 के ऊपर कोई फंक्शन भी नहीं आ रहा, सिंपल 10 अकेला एक कांस्टेंट नंबर है, तो उसको हमने बाहर निकाल दिया। अब नीचे देखो क्या बन गया, 1 से लेके इन्फिनिटी तक का समीशन, और ये बन गया 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n। तो मेरे प्यारे शागिर्दों यहाँ पे अगर मैं समीशन को अप्लाई करूं तो देखो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी कि पहली वैल्यू क्या बन गई, 2 की पावर 1। फिर मेरे
पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर मेरे पास हो जाएगा 2 का क्यूब, और ये फनकारी कहां तक चल रही होगी, 2 की पावर इंफिनिटी तक। तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पे हम लोग सम टू इन्फिनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने एस इंफिनिटी का फॉर्मूला अप्लाई करके इस पूरी की पूरी सीरीज का सम निकाल लिया। इस पूरी की पूरी सीरीज का सम किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। तो फाइनली 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 के बराबर आ जाएगा। ये लॉजिक है यहाँ पे। बताओ इसमें क्या मुश्किल बात है। आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है। अरे भाई आसान नहीं है, आसान बनाया गया है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आसान था क्वेश्चन। नहीं बेटा, आसान बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मेरे पास 1 माइनस आयोटा की पावर 10 आ रहा है। इसको मैंने डे 1 पे भी सॉल्व करवाया था, डे 2 पे भी सॉल्व करवाया था। भाई इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। नेगेटिव का 32 आ रहा होगा या आयोटा, या फिर प्लस का 32 आयोटा आ रहा होगा, चेक कर लीजिएगा। बेसिक क्वेश्चन है भैया। पावर्स को ब्रेक डाउन करवा के सॉल्व करना चाहो वैसे सॉल्व कर लो। अगर आप चाहते हो बायनॉमियल थ्योरम को अप्लाई करना वैसे सॉल्व कर लो। नहीं तो अगर आप चाहते हो कि सिंपल इसको पोलराइज फॉर्म पे कन्वर्ट करवा के सॉल्व करवाना वैसे सॉल्व करवा लो। आपकी चॉइस है भाई, कैसे भी सॉल्व करवा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भैया तुम्हारे पास एक फंक्शन आ रहा है एन कॉम्बिनेशन, आगे कहता है एन कॉम्बिनेशन आर माइनस का 1, एन कॉम्बिनेशन आर माइनस का 1 प्लस का एन कॉम्बिनेशन आर किसके बराबर होगा। देखो बेटा, कॉम्बिनेशन के दो बड़े मशहूर थ्योरम होते हैं, उसके ऊपर से पूछा गया है। हमेशा याद रखिएगा एन कॉम्बिनेशन का आर बराबर होता है किसके, एन कॉम्बिनेशन का एन माइनस के आर के। एक थ्योरम तो ये होता है। एक और थ्योरम क्या होता है कि कभी भी दुनिया के अंदर एन कॉम्बिनेशन का आर प्लस का एन कॉम्बिनेशन का आर माइनस का 1 हो, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एन प्लस का 1 कॉम्बिनेशन आर के। इन दो थ्योरम्स को हमेशा याद रखिएगा। 99.9% टाइम पेपर के अंदर ही पूछा जाता है। नस के अंदर ही तकरीबन हर दूसरे बच्चे के पेपर में होता है। तो बेटा इस बच्चे के पेपर में भी देखो ये क्वेश्चन आया हुआ था। अगेन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है कि भैया तुम्हारे पास रेंज ऑफ द टेंजेंट इनवर्स एक्स का फंक्शन था और कॉट एक्स की डोमेन पूछी हुई थी। तो बेटा देखो, इस चीज को मैं मल्टीपल टाइम्स आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माय टाइम ऑन दीस क्वेश्चंस, बिकॉज ये मैंने आपको 10 दफा बताए हुए हैं कि भैया डोमेन के रेंज के एटलीस्ट आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन रेंज लाजमी तौर पर फिंगर टिप्स याद होनी चाहिए। साइन एक्स की डोमेन क्या है, साइन इनवर्स की डोमेन क्या है, साइन एक्स की रेंज क्या है, साइन इनवर्स की आपके पास रेंज क्या आ रही है, कॉस एक्स की डोमेन, कॉस एक्स की रेंज, कॉस इनवर्स की डोमेन, कॉस इनवर्स की रेंज। मैंने अपने ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर्स के अंदर भी इसके अंदर टेबल्स बच्चों को पढ़ा के बता रहा होता हूं। तो बेटा इनको लाजमी तौर पे कवर कर लो, ये हर दफा आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं कि भैया वेक्टर ऑफ द मैग्नीट्यूड 20 इन द डायरेक्शन ऑफ 2i माइनस का 3j प्लस का 2k विल बी डैश। क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है वेक्टर ऑफ द मैग्नीट्यूड 20 इन द डायरेक्शन ऑफ 2i माइनस का 3j प्लस का 2k कैलकुलेट करना है। यानी कि देखो, आपको एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई वेक्टर बताइए, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 इन द डायरेक्शन ऑफ 2i माइनस 3j प्लस 2k। इसको कैलकुलेट कैसे करोगे। सबसे पहले तो देखो, आपको एक वेक्टर गिवन है और इस वेक्टर की वैल्यू क्या गिवन है, 2i माइनस का 3j प्लस का 2k। तो भैया सबसे पहले तो यहां से इसका यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे, इस वेक्टर की सबसे पहले आप मैग्नीट्यूड निकालोगे। दुनिया के किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकाली जाती है, लेट्स सपोज अगर ये वेक्टर v है तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं सिंपल i कंपोनेंट का स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर हो गया, फिर j कंपोनेंट का स्क्वायर करोगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर k कंपोनेंट का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे पास इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9 एंड अगेन 2 का स्क्वायर इज 4। यानी कि बेटा 9 और 8, 8 और 9 किसके बराबर होता है, 9 2 18 होता है, एक कम है तो यानी कि ये आ गया √17 के बराबर। अब देखो, अगर आपको दुनिया के अंदर कभी भी एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड गिवन है, आपसे एग्जामिनर कह रहे हैं दूसरे वेक्टर की क्या निकालो, डायरेक्शन निकालो। यानी कि भैया आपसे एग्जामिनर देखो इस क्वेश्चन में पूछ कर रहा है टू फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 इन द डायरेक्शन ऑफ द अदर वेक्टर। यानी कि आपको एक मैग्नीट्यूड 20 का वेक्टर गिवन है, आपसे एग्जामिनर कह रहा है इसकी डायरेक्शन बताओ दूसरे वेक्टर के रेफरेंस से। तो कैसे निकाली जाएगी कि भैया देखो, सबसे पहले आपने यूनिट वेक्टर निकाल लिया। यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है कि भाई अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है तो जो भी मेरा ओरिजिनल वेक्टर था आपने उसको उठा के ऊपर रखा और नीचे आपने उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फिर डिवाइड करवा दिया। ऊपर आपने ओरिजिनल वेक्टर रखा और नीचे आपने उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रख दिया। ये होता है यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। अगर कभी भी दुनिया में यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो तरीकेकार क्या होता है, ओरिजिनल वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मगर एग्जामिनर ने यहां पे पूछा हुआ क्या है, उस वेक्टर के बारे में बात करो जो कि भैया जिसकी मैग्नीट्यूड 20 है, उसकी डायरेक्शन इस वेक्टर के रेफरेंस से बताओ। तो ये करने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि भाई अगर मुझे एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 20 है उसकी डायरेक्शन बतानी है दूसरे वेक्टर के रेफरेंस से, तो हम लोग करते क्या है, ये जो मैग्नीट्यूड आपको गिवन है किसके बराबर, 20 के बराबर, इसको हम मल्टीप्लाई करवा दोगे दूसरे वेक्टर के यूनिट वेक्टर से। यानी कि जो दूसरा वेक्टर आ रहा है उसके यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई करवा दोगे तो ये क्या बन जाएगा,
जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से किसके बराबर, 20 का 20 एज इट इज यहां पर आ जाएगा, और यूनिट वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर आई, ये आ गई 2i माइनस का 3j प्लस के 2k के बराबर, और नीचे क्या आ रहा है, अंडर रूट 17 का अंडर रूट 17। तो बेटा 20 जो बाहर मौजूद है अंदर वाली तमाम टर्म से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 22 जार इट विल बिकम 40i, फिर 23 जार ये हो जाएगा 60j के बराबर, और अगेन 22 जार विल बिकम 40k, और नीचे जो अंडर रूट 17 आ रहा है वो सबके नीचे आ जाएगा। तो भाई इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी कि आपने एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 20 है उसको दूसरा वेक्टर जो आपको गिवन था उसकी डायरेक्शन उसके रिस्पेक्ट से बतानी थी। तो निकालने का तरीकेकार क्या होता है, जो भी आपको प्रॉपर वेक्टर गिवन है उसका पहले मैग्नीट्यूड निकालो, देन उसका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो आपके पास दूसरे वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ गया। अब एग्जामिनर आपसे कह रहा था ये जो 20 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर है ना इसको दूसरी वेक्टर की डायरेक्शन के तौर पे बताओ, तो कैसे बताओगे, सिंपल जो आपका मैग्नीट्यूड गिवन है पहले वेक्टर का उसको आप दूसरे वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिए, आपका पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। विच वन इज द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वो सेट जिसके अंदर तमाम छोटे सेट्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब यहां पे बच्चे ने ऑप्शन भी बताया, ये मैथ्स का क्वेश्चन आ रहा है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। पहला ऑप्शन है ऑल पीपल इन द वर्ल्ड, यानी कि तमाम लिविंग ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है पॉइंट्स ऑन द प्लेन, यानी कि ज्योमेट्रिकल शेप में तमाम पॉइंट्स का होना। तीसरे ऑप्शन में कह रहा है रियल नंबर्स। अब देखो यूनिवर्सल सेट जो है ना डिपेंड करता है बंदे टू बंदे के ऊपर, या फिर यूनिवर्सल सेट डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझसे एक मोहल्ले के बारे में पूछा जाए, अगर मुझसे लिविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में पूछा जाए, तो लिविंग ऑब्जेक्ट्स का इंसानों का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जितने लोग इस दुनिया में मौजूद हैं सारे के सारे एग्जिस्ट कर रहे हो, नॉर्मल सी बात है ना, मगर उसमें प्लांट्स काउंट नहीं होंगे, फिर उसके अंदर फिर हमारे पास दरख्त काउंट नहीं होंगे, उसके अंदर फिर हमारे पास टेबल्स काउंट नहीं होंगी, उसके अंदर फिर हमारे पास ये गाड़ियां काउंट नहीं होंगी, तो यूनिवर्सल सेट से तो बाहर है वो। तो ये डिपेंड करता है कि किस रेफरेंस से आपसे पूछा हुआ है, तो वो आपका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। लेट सपोज अगर ज्योमेट्री की बात हो रही है, तो ज्योमेट्री के अंदर तमाम के तमाम पॉइंट जो एक प्लेन पे एग्जिस्ट कर रहे हो मेरे यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं। अगर मुझसे एग्जामिनर किसी मैथमेटिक्स की बात कर रहा है, तो भाई तमाम के तमाम रियल नंबर्स वो मेरे यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये तमाम के तमाम ऑप्शंस करेक्ट हैं। आप सिर्फ तमाम के तमाम लोग जो इस कायनात में रहते हैं सिर्फ उनको नहीं ले सकते यूनिवर्सल सेट के ऊपर, तो आपके लिए डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। एग्जामिनर ने आपको यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी हुई, उसने उसने सिर्फ आपसे बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सल सेट, यानी कि इन गिवन ऑप्शंस में से यूनिवर्सल सेट कौन सा है। तो भाई तमाम लोग इस दुनिया में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अगर मैं इंसानों का एक सेट बनाना चाहूं, लेट सपोज पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं वो पाकिस्तानी है, इंडिया में जो रहते हैं वो इंडियंस हैं, सऊदी अरब में जो रहते हैं वो सऊदीज हैं, तो भाई ये मेरे इंडिविजुअल सेट्स आ गए। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जिसमें पूरे कायनात के लोग आ जाएं, पूरे दुनिया के लोग आ जाएं, तो वो उसका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अगर मुझसे एग्जामिनर बात करता है ज्योमेट्रिकल शेप्स की, तो भाई सर्कल्स की, ट्रायंगल की, पैराबोला की, हाइपरबोला की, तो वो तमाम की तमाम ज्योमेट्री का जो यूनिवर्सल सेट होगा वो एक पॉइंट को तमाम प्लेन के ऊपर जो पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे। अगर मुझसे मैथमेटिक्स के रेफरेंस से बात कर रहा है, तमाम रियल नंबर उसमें काउंट हो जाएंगे। तो ये तमाम के तमाम अपने अपने हिसाब से यूनिवर्सल सेट्स हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मजे का क्वेश्चन था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चा बता रहा है सर, क्वेश्चन आया था रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 25 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम। अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एग्जामिनर इस क्वेश्चन में कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। ओके, यानी कि देखो एग्जामिनर ने आपसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस जो गिवन था ना आपको, वो गिवन है 4 सेंटीमीटर, इज ये सॉरी यार, ये इज लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर के बराबर। यानी कि देखो एग्जामिनर कह रहा है रेट ऑफ चेंज जो रेडियस एक स्फीयर का गिवन है ना, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ अ रेडियस ऑफ अ स्फीयर, यानी कि रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, डेल्टा आर, किसका, स्फीयर का रेडियस की बात हो रही है, ये किसके बराबर है, 2 सेंटीमीटर के बराबर है। और आगे एग्जामिनर कह रहा है अगर सिंपल रेडियस जो है वो 4 यूनिट्स के या 4 सेंटीमीटर के बराबर है, तो बताइए रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा। यानी कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, डेल्टा वी। डिफरेंशियल कैलकुलस का बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट आ रहा है, कैसे सॉल्व करोगे। देखो बेटा हमें पता है स्फीयर की जब कभी बात होती है तो स्फीयर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यूब के बराबर, पहली चीज। और हमें पता है कि भैया वॉल्यूम और आर के दरमियान में अप्रोक्सीमेट चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, कि बेटा डेल्टा वी किसके बराबर होता है, या अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है किसके, डी V अपॉन डी आर इंटू डेल्टा आर के। इन दो फॉर्मूलाज के बारे में आपको नोहा होनी चाहिए, ये तमाम बातें मेरे लेक्चर में बताई हुई होती हैं। तो प्यारे बेटे देखो, अगर मुझे क्या निकालना है, मुझे चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, सबसे पहले डीवी बाई डी आर चाहिए होगा। तो आपकी जो स्फीयर की ओरिजिनल इक्वेशन होती है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं आर की रिस्पेक्ट से, तो बेटा इस इक्वेशन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास डीवी बाई डी आर किसके बराबर आ जाएगा,
4/3 और पाई कांस्टेंट है, ये एज इट इज के एज इट इज आ जाएंगे। 4/3 पाई कांस्टेंट है, पहले आ जाएगा। आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3r² के बराबर। इस 3 से 3 कट गया, तो यानी कि मेरे पास dv/dr की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी 4πr² के बराबर। अब हमने करना क्या है, तमाम वैल्यूज को यहाँ पे प्लॉट कर देना है। तो बेटा देखो, चेंज इन वॉल्यूम किसके बराबर आएगा, dv/dr। dv/dr किसके बराबर है, ये बराबर है 4πr² के। चेंज इन रेडियस किसके बराबर है, चेंज इन रेडियस आपको गिवन था 2 यूनिट्स के बराबर, और सिंपल रेडियस गिवन था 4 यूनिट्स के बराबर। तो 4 पाई का 4 पाई सिंपल, देखो अब आप इसको सिंपलीफाई करवा लोगे। 4 पाई का 4 पाई, सिंपल रेडियस की वैल्यू क्या गिवन है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16 के बराबर, इंटू 2 का 2 एज इट इज। तो बेटा देखो, सिंपल तरीके से 16 2 32 हो जाएगा, और अगर 32 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या बन जाएगा, 4 2 8 और 4 3 12। यानी कि मेरे पास चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर के। कैसे सॉल्व किया, दोबारा समझ लो। देखो हमारे पास सिंपल तरीके से डेल्टा वी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 128 के। देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, दोबारा समझ लीजिएगा। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं कि भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस आपको गिवन है, यानी कि देखो ये आपको डेल्टा आर की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है किसके बराबर, 2 सेंटीमीटर के बराबर। आगे आपको रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर के बराबर। आपसे मांगा हुआ क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम यानी कि डेल्टा वी। सॉल्व करने का तरीकेकार क्या होता है, हमें पता है स्फीयर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आप आज भी मेरे डिफरेंशियल कैलकुलस के लेक्चर्स में जाओगे ना, मैंने इस तरह के क्वेश्चंस बेतहाशा करवाए हुए हैं। बेटा देखो, ये कराती है टीचर की जो है ना माइंड सेंस कि वो किस तरीके से अपने बच्चों को लेके चल रहा होता है। ये सारी बातें मैं लेक्चर्स के अंदर बता रहा होता हूँ। मेरे बच्चे के लिए क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है कि भाई देखो, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। और डेल्टा वी कैसे निकालते हैं भाई, डेल्टा वी और आर का आपस में रिलेशन होता है अप्रोक्सीमेशन के ऊपर। क्या होता है, डेल्टा वी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dy/dr इंटू डेल्टा आर। तो आपको देखो क्वेश्चन के अंदर पहले dy/dr चाहिए। dy/dr कैसे निकालोगे, जो भी स्फीयर का वॉल्यूम होता है उसका डेरिवेटिव ले लो, तो ये आ जाएगा dv/dr इज इक्वल टू 4/3 पाई का पाई और आर क्यूब पर डेरिवेटिव 3r² के बराबर। तो यानी कि dy/dr किसके बराबर आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर के। तो यहाँ पे dy/dr की जगह पे आपने 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया, और डेल्टा आर की जगह पे उसकी वैल्यू डाली, आर की जगह पे मैं उसकी वैल्यू को डालूंगा। आर की वैल्यू क्या थी, 4 यूनिट्स, 4 का स्क्वायर बन गया 16, तो 16 2 32, 32 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आ गया, 128 के बराबर। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि अगर दुनिया के अंदर आपके पास एक वेक्टर ए गिवन था, वेक्टर बी गिवन था, वेक्टर सी गिवन था प्लेन के ऊपर, तो वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, वो क्या होगा। जाहिर सी बात भाई, अगर तुम्हारे पास वेक्टर ए बी और सी आर इन अ प्लेन वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, तो जो वेक्टर मिलेगा वो क्या होगा। एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई अगर ए और बी दो वेक्टर्स आ रहे हैं प्लेन के ऊपर, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना, वो जो वेक्टर प्रोड्यूस करेंगे वो क्या होगा बेटा, वो परपेंडिकुलर होगा ए और बी के। तो नॉर्मल सी बात है, तो जाहिर सी बात आपका आंसर क्या होगा, ए क्रॉस प्रोडक्ट बी के बराबर। अगर तो एग्जामिनर यही चीज आपसे पूछ रहा है, अगर एग्जामिनर आपसे कभी कंडीशन पूछ लेना कि भाई आपके पास ए डॉट प्रोडक्ट बी कब जीरो के बराबर होते हैं, तो याद रखिएगा जब थीटा की वैल्यू होती है 90 डिग्री, तो हमारे पास ए डॉट प्रोडक्ट बी क्या होता है, जीरो के बराबर, क्योंकि cos 90 किसके बराबर होता है, जीरो के। वाइल दुनिया में कभी भी ए क्रॉस प्रोडक्ट बी अगर जीरो के बराबर होता है, तो याद रखिएगा अगर थीटा की वैल्यू होती है जीरो के बराबर, तो सूरत के अंदर वेक्टर क्या होता है हमारे पास, अल्लाह भला करे, कहां पर होता है, एग्जिस्ट कर रहा होता है, एंगल जीरो होगा इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान का, तभी ए क्रॉस प्रोडक्ट बी क्या होता है, जीरो के बराबर। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछ ही रहा था कि भाई अगर ए और बी दो वेक्टर्स आ रहे हो किसी प्लेन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वेक्टर जो उनके परपेंडिकुलर के ऊपर होगा वो क्या होगा। तो जाहिर सी बात है ए क्रॉस प्रोडक्ट बी का ही होगा, ये तो नॉर्मल सी चीज है ना भाई। अगर ए और बी दो वेक्टर्स आ रहे हैं प्लेन के ऊपर, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए और बी, तो उससे जो वेक्टर निकलेगा वो वेक्टर परपेंडिकुलर के ऊपर होगा, किसके, ए के भी और बी के भी। रिजल्टेंट वेक्टर ए और बी क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का नतीजा होगा। तो ये चीज में पूछी भी थी, ज्यादा इसमें डिटेल्स क्लियर नहीं है, बट आई कैन गेस किसमें यही होगा, और बच्चे ने भी इसका यही आंसर बताया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है कि भैया आपके पास जो है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का सी इक्वल टू जीरो, ये हाइपरबोला कब होगा, अगर ए की वैल्यू जीरो हो और बी नॉट इक्वल टू जीरो हो, अगर बी की वैल्यू जीरो हो और ए नॉट इक्वल टू जीरो हो, या साइन ऑफ ए और बी सिमिलर हो, या साइन ऑफ ए और बी अपोजिट हो। देखो बेटा, ये सीधा सीधा मेरे कॉनिक सेक्शन से लिया गया कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको कितनी दफा ये बात बताई है कि याद रखिएगा, हमेशा इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि भाई अगर ए या बी में से कोई भी वैल्यू जीरो के बराबर है ना, तो भैया वो आपके पास क्या होता है। देखो ऑप्शन नंबर ए और बी में एग्जामिनर क्या कह रहा है, ए की वैल्यू जीरो हो जाए या बी की वैल्यू जीरो हो जाए। याद रखिएगा, दुनिया के अंदर हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर में से कोई एक वैल्यू सिर्फ एग्जिस्ट कर रही है ना, तो इसको पैराबोला कहा जाता है। अगर एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर में से कोई एक वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो इसको क्या कहा जाता है, पैराबोला कहा जाता है। तो अगर ए इक्वल टू जीरो और बी नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी कि भैया अगर ए जीरो है और बी जीरो नहीं है, तो बेटा पैराबोला होगा। अगर बी जीरो है और ए जीरो नहीं है, तब भी पैराबोला होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से कोई एक वैल्यू बचेगी ना।
या फिर ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है साइन ऑफ ए और बी हमेशा सिमिलर हो। तो याद रखिएगा साइन ऑफ ए और बी, साइन जो होते हैं ए और बी के हमेशा सिमिलर सिर्फ एक कंडीशन में होते हैं, या तो आपका कॉनिक सर्कल होता है या फिर वो एलिप्स होता है, सही है ना। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सिमिलर होंगे तो सर्कल होगा, और अगर अनसिमिलर होंगे और साइन सिमिलर होंगे सिर्फ तो एलिप्स होगा। वाइल साइन ऑफ ए और बी अपोजिट होते हैं हाइपरबोला में, कि भैया तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साइंस कैसे होंगे, अपोजिट, या तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर होगा, या माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर होगा। ये सारी बातें मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बताई हुई है बेटा। तो करेक्ट आंसर क्या होना था, ऑप्शन नंबर डी होना था। करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर। दो डिवाइड हो रहे हैं, कैसे सॉल्व करोगे उसको, और आपको मॉडल्स भी निकालना है। यानी कि देखो बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 2 प्लस का आयोटा, और नीचे डिवीजन के अंदर क्या आ रहा है, आयोटा माइनस का 2। नीचे डिवीजन में आ रहा है आयोटा माइनस का 2। पहले इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है, फिर इसका मॉडुलस लेना है। इसकी बेटा एक शॉर्टकट होती है। शॉर्टकट क्या होता है कि भाई आप सबसे पहले ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का इंडिविजुअल मॉडुलस निकाल लो, मैग्नीट्यूड निकाल लो, और नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ रहा है, आयोटा माइनस का 2, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, नेगेटिव का 2 प्लस का आयोटा। इसका आप इंडिविजुअल क्या निकाल लो, इसका आप इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड निकाल लो, मॉडुलस निकाल लो, और फिर दोनों को आपस में डिवाइड करवा दो, सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा। तो भैया मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, सिंपल रियल पार्ट का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, और फिर आगे इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो इमेजिनरी पार्ट देखो यहाँ पे सिंपल आयोटा लिखा हुआ है, आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे भी बेटा नेगेटिव 2 प्लस आयोटा का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूंगा तो नेगेटिव 2 का स्क्वायर प्लस का 4 और प्लस के आयोटा का स्क्वायर, देखो आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है ना, तो इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते हैं, तो 1 का स्क्वायर अगेन 1 ही आ जाएगा। तो ऊपर भी मेरे पास आ गया अंडर रूट 5, नीचे भी अंडर रूट 5 आ गया, तो फाइनल आंसर क्या होगा, 1 के बराबर। सिंपल वे में क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं हमारे पास कि भैया तुम्हारे पास एफ एक्स का फंक्शन आ रहा है 2x² प्लस का 6, और जी एक्स का फंक्शन आ रहा है x माइनस का 1। आपको निकालना है क्या, एफ ओ जी। यानी कि देखो एग्जामिनर कहता है कि आपका फंक्शन क्या आ रहा है, आपका एफ एक्स का फंक्शन गिवन था किसके बराबर, 2x² प्लस के 6 के बराबर, और हमारे पास जो जी एक्स का फंक्शन आ रहा है वो किसके बराबर है, x-1 के। एग्जामिनर कह रहे हैं एफ ओ जी बताओ। देखो बेटा एफ ओ जी का मतलब क्या होता है, एफ ओ जी का मतलब होता है कि भैया जी जो है वो एफ के पेट के अंदर है, यानी कि जो जी का फंक्शन है ना, जहां पे भी एफ की डोमेन आ रही है, इनपुट आ रहा है, वहां पे हम जी के फंक्शन को डाल देंगे। तो सिंपल तरीके से एफ और जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जहां जहां एफ के अंदर इनपुट आ रहा है वहां पे आप जी की वैल्यू को प्लॉट कर दीजिए। तो ये बन जाएगा एफ का एफ, जी एक्स के फंक्शन को यहाँ पे प्लॉट करना है। तो क्या बन गया देखो, इक्वल टू के बाद सिंपल 2x², ये जो x इनपुट आ रहा है ना यहाँ पे g के फंक्शन को आप डाल दो, तो ये बन गया x-1 का होल स्क्वायर प्लस का 6। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस का 2x प्लस का 1, और आगे आ गया प्लस का 6, एडिटिस का एडिटिस। तो बेटा तमाम वैल्यूज को अगर मैं सिंप्लीफाई करवाऊं तो ये बन जाएगा 2x² माइनस का 4x, और आगे हो जाएगा प्लस का 2 प्लस का 6। तो भैया क्या बन गया, ये बन गया सिंपल 2x² माइनस का 4x और प्लस का 2 प्लस का 6, ऑब्वियसली इट शुड बिकम प्लस का 8। तो ये मेरे पास फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा एफओजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगेन देखो मेरे पास आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज 2 यूनिट्स। बेटा ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल होगा, क्योंकि सर्कल के अंदर हमारे पास सर्कमफेरेंस होता है, हमारे पास ट्राइंगल के अंदर सर्कमफेरेंस नहीं होता, ट्राइंगल के अंदर पैरामीटर होता है। तो एग्जामिनर यहाँ पे बहरहाल कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल होना चाहिए था मेरे नजदीक, व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज 2 यूनिट्स। तो अगर तो सर्कल है तो सॉल्व करना आसान है, अगर तो ट्राइंगल है इट्स इंपॉसिबल। तो भैया क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल, मुझे ट्राइंगल नहीं होगा, ट्राइंगल गलती की हुई है बच्चे ने लिखने के अंदर, तो ये क्वेश्चन होना चाहिए था रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस। आप बताइए अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस उसके बराबर है 2 यूनिट्स के, तो फिर हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। सर्कमफेरेंस का हमें फॉर्मूला पता है कि सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, ये होता है सिंपल तरीके से हमारे पास 2πr के। तो भैया अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है सर्कमफेरेंस का, तो यानी कि मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा सिंपल तरीके से डेल्टा सी इज इक्वल टू किसके बराबर, ये हो जाएगा डी सी डिवाइडेड बाई डी आर, और यहां पर क्या आ जाएगा सिंपल तरीके से डेल्टा आर का डेल्टा आर। तो भैया देखो अगर तो मुझे क्वेश्चन में रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस गिवन है 2 यूनिट्स का, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, आर की वैल्यू नहीं गिवन, तो आपको यहाँ पे डेल्टा आर गिवन है वो डाल सकते हो आप। हमें सिंपल रेडियस नहीं पता, अगर सिंपल रेडियस नहीं पता तो ऑब्वियसली सॉल्व करना विल बी टफ, अदरवाइज ऑप्शंस के अंदर हो सकता है सिंपल इसी फॉर्म में पूछा वो। तो पहले 2πr का आप सिंप्लीफाई करो, अच्छा सही है ना, सही है ना, अरे भाई सही है ना। जब मैं सर्कमफेरेंस का मैं डेरिवेटिव लूंगा तो क्या बन जाएगा, आर के रिस्पेक्ट से अगर डेरिवेटिव लोगे तो सिंपल 2π आ जाएगा, तो यहाँ पे डीसी बाई डी आर की जगह पे क्या आएगा 2π आ जाएगा, और डेल्टा आर की वैल्यू गिवन है 2 के, तो फाइनल
फाइनल आंसर क्या होगा, 4 पाई के बराबर होगा ना, सही है, इट्स अ नॉर्मल थिंग, कोई मसले की बात नहीं है। क्वेश्चन क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो रॉ फॉर्म का डेटा है तो जाहिर सी बात है भैया, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि क्वेश्चन एक्चुअल में आया क्या था। एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि क्या निकाल कर बताओ, निकाल कर बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफेरेंस को, सही है, हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है। आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस गिवन है किसके बराबर, 2 यूनिट्स के बराबर। देखो रेट ऑफ चेंज का ये दूसरा क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। तो भैया देखो कैसे सॉल्व करोगे, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर के। तो अगर मैं इसका क्या करूं, अगर मैं यहाँ पे आर के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव को अप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा सिंपल 2 पाई के बराबर। 2 पाई कांस्टेंट है, पहले आ गया, आर का डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा। और हमारे पास अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा सी बाई डेल्टा आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी सी बाई डी आर। तो बेटा देखो सिंपल तरीके से डेल्टा सी का डेल्टा सी, डेल्टा आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2 यूनिट्स के बराबर, अप्रोक्सीमेशन का अप्रोक्सीमेशन, और डीसी बाई डी आर गिवन है किसके बराबर, हमने सॉल्व करके निकाल लिया 2 पाई के बराबर। ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई होगा, तो सिंपल तरीके से आंसर क्या आ जाएगा, 4 पाई के बराबर, यानी कि चेंज इन सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 4 पाई। तो मुश्किल चीज नहीं है, आसान कॉन्सेप्ट है, कोई इशू की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहते हैं मल्टीपल ऑफ 3 और 5 बताइए, यानी कि आपने क्या निकालना है, 1 से लेकर 30 तक 3 के और 5 के मल्टीपल्स को बताना है। अब देखो अगर तो ये सिंपल क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है, एग्जामिनर कह रहे हैं सिंपल 3 के मल्टीपल्स बताइए और 5 के मल्टीपल्स बताइए। देखो मल्टीपल का मतलब क्या होता है, एग्जामिनर कह रहे हैं 1 से लेके 30 तक मल्टीपल्स आपको कैलकुलेट करने हैं, किसके, 3 के भी और 5 के भी। अब जरा खुद सोचिएगा, अगर मैं 3 के मल्टीपल सबसे पहले निकालता हूं तो 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे, मल्टीपल्स का मतलब होता है 3 का टेबल। तो जाहिर सी बात है भाई 3 का मल्टीपल क्या होगा, एक 3 होगा, देन हमारे पास 6 होगा, जाहिर सी बात है भाई आपके पास 9 भी होगा, जाहिर सी बात है 12 भी होगा, जाहिर सी बात है 15। सिंपल 3 का जो टेबल होता है यार, क्या हो गया, 3 6 9 12 15 18, देन क्या होगा 21 होगा, फिर क्या होगा 24 होगा, फिर क्या होगा 27 होगा। चूंकि 1 से लेके 30 तक निकालने तो 30 को हम काउंट नहीं कर रहे, सिंपल दरमियान के काउंट कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, 3 के मल्टीपल है, 3 1 3 3 2 6 3 9 3 4 12 5 15 16 18 3 7 21 एंड 3 9 27, ये सारे के सारे 3 के मल्टीपल हैं। वाइल 5 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे, 1 से लेकर 30 के दरमियान 5 खुद होगा, फिर 10 होगा, फिर 15 होगा, फिर क्या होगा बेटा, फिर हमारे पास आएगा 20, फिर हमारे पास आएगा 25। डेट्स ऑल, आपने 30 को काउंट नहीं करना, सही है, क्योंकि 1 से लेकर 30 के बिटवीन अगर कहा हुआ है ना, अगर तो बिटवीन का लफ्ज क्वेश्चन में आ रहा है तब तो आप 30 को काउंट नहीं करोगे। लेट सपोज अगर बिटवीन का लफ्ज नहीं आ रहा, एग्जामिनर कह रहा है सिंपल 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन के अंदर बिटवीन का लफ्ज नहीं आ रहा, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई 1 से लेकर 30 तक के कितने 3 के मल्टीपल होते हैं सारे बताओ, यानी कि 1 और 30 के बीच में इंक्लूडिंग 1 एंड 30 कितने मल्टीपल होते हैं सारे बताओ, तो फिर आप 30 को भी काउंट करोगे। बट चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बिटवीन का लफ्ज गिवन था तो मैंने 30 को काउंट नहीं करा, क्लियर है। अच्छा अब देखो ये कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 3 के मल्टीपल कितने, 9 है। 5 के कितने, 1 2 3 4 5, कितने आ गए, 5 आ गए। इनमें देखो एक मल्टीपल कौन सा है, कॉमन है, ये देखो ना 15, 15 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है, 15 जो है 5 के टेबल में भी आता है, तो हमने 2 दफा इसको काउंट कर लिया, इसको माइनस करवा दो 1 दफा। तो 9 प्लस का 5 क्या बन जाएगा, 9 प्लस का 5 ये बन गया आपके पास 14 के, 14 माइनस का 1 यानी कि 13 के। अगर तो एग्जामिनर कह रहे हैं 1 से लेके 30 के दरमियान के बताओ 3 और 5 के मल्टीपल, तो उस सूरत में हम ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। अगर एग्जामिनर कहता है कि नहीं 30 को भी इंक्लूड करना है तो फिर 30 भी हमारे पास क्या होगा, यहां पे भी आएगा, 30 इसमें भी आता है, तो ये भी कैसा नंबर है, ये दोनों दफा आ रहा है, तो जाहिर सी बात है खाली आप 1 दफा काउंट करोगे तो उस सूरत में आंसर 14 के बराबर होगा। अगर तो एग्जामिनर ये कहते हैं ना 1 और 30 और इंक्लूड करना है आपको 1 को भी और 30 को भी, और फिर आपने देखना है उस सूरत में 30 को भी काउंट करेंगे। अगर उसने बिटवीन का लफ्ज दिया हुआ है तो फिर 30 को काउंट नहीं करना, सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड्स व्हेन कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स। अब देखो क्या कॉन्सेप्ट होगा, अगेन बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, हमें ये बात है प्रोबेबिलिटी बताइए ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड, कम से कम 3 हेड, इसका मतलब क्या है, इससे ऊपर जाएंगे, एटलीस्ट 3 हेड व्हेन कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स। इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करोगे, मैंने आपको अपने लेक्चर्स के अंदर एक शॉर्टकट बताया था किस तरीके से ट्री टेबल को बनाना है, तो आप यहाँ पे सिंपल ट्री टेबल्स को बना लो, 4 कॉइन्स का आपके केसेस आ गए। देखो एग्जामिनर कह रहा है कि कॉइन कितनी दफा उछाला गया है, 4 दफा, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होंगे, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 बराबर होता है किसके, 16 के। अब देखो एग्जामिनर ने क्या कहा है, किस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, एटलीस्ट 3 हेड की, एटलीस्ट 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कम से कम 3 हेड आने की। तो बेटा देखो कम से कम 3 हेड किस पे आएंगे, तो भाई कम से कम 3 हेड का मतलब है 3 भी हेड चलेंगे 4 हेड भी चलेंगे, सही है ना। देखो इसमें तो नहीं आ रहा, एक ही हेड आ रहा है, इसमें 2 आ रहे हैं, इसमें एक भी नहीं आ रहा, इसमें देखो बेटा एक हेड है नहीं चलेगा, 2 आ रहे हैं नहीं चलेगा, इसमें देखो 3 आ रहे हैं चलेगा, इसमें देखो हमारे पास एक हेड आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहे हैं, इसमें भी 2 आ रहे हैं,
देन अगर मैं नीचे देखूं, इसमें देखो 3 आ रहे हैं, इसमें भी 3 आ रहे हैं, इसमें देखो 4 आ रहे हैं, ये बिल्कुल चलेगा। इसमें एक ही आ रहा है, नहीं चलेगा। इसमें देखो 2 आ रहे हैं हेड, नहीं चलेगा। इसमें देखो बेटा हमारे पास 2 आ रहे हैं, नहीं चलेगा। इसमें देखो 3 हेड आ रहे हैं। तो बेटा देखो सिंपल तरीके से आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 5, यानी कि कितने आपके पास 3 हेड के केसेस आ रहे हैं या 3 से ज्यादा हेड्स के, ये आ रहे हैं 5। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, सिंपल 5/16 के बराबर। किसके बराबर होगा बेटा, 5/16 के बराबर। मेरे पास आंसर क्या आ गया, 5/16 के बराबर। कैसे सॉल्व किया, देखो नंबर ऑफ केसेस आपके पास, टोटल केसेस कितने थे, 16। आपसे एग्जामिनर कह रहे हैं कम से कम 3 हेड हो, यानी कि 3 हेड होंगे वो भी चलेगा, 4 हेड होंगे वो भी चलेगा, 10 हेड होते वो भी चलता है, क्योंकि कम से कम का मतलब क्या होता है, हमेशा उससे ऊपर जाते हैं, एटलीस्ट 3 होने चाहिए। टोटल आंसर क्या आ गया, 5/16 के बराबर। ट्री टेबल आपको लाजमी तौर पर बनाना आना चाहिए, सही है ना। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं साइन इनवर्स फंक्शन का स्क्वायर। अब फंक्शन आ रहा है एक्स स्क्वायर के बराबर, तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है 1/अंडर रूट के अंदर 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर। यहाँ पे ऑलरेडी फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि जो भी फंक्शन आ रहा है उसका स्क्वायर। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, आगे जाके आप फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, सही है ना। तो क्या बन गया, ये बन गया 1/अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की पावर 4, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x के बराबर। तो ये हमारे पास सिंपल तरीके से क्वेश्चन का आंसर आ देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 30, इसमें एग्जामिनर कहता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो भाई ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है सेट्स के अंदर, ही हमेशा किसके बराबर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट के। अगर आप चेक करना चाहते हो, आप चेक करने के लिए आप कोई भी सेट ले लीजिए। लेट सपोज आप यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर लो, उसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3। सेट ए के अंदर 1 और 2 को रख दो, सेट बी में 3 को रख दो, सिंप्लीफाई कर लो, हमेशा ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर ही आएगा। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस का ए। यूनियन का मतलब होता है सिंपल ऐड करना, इंटरसेक्शन का मतलब होता है सिंपल कॉमन लेना, सही है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ द इंटीजर किस में क्लोज होती है। ये क्लोज होती है कम्यूटेटिव के अंदर, एसोसिएटिव के अंदर, या क्लोज के अंदर, एन ऑफ दीज के अंदर। देखो कभी भी अगर आप दो इंटीजर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा दो, फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 माइनस का 3 करूंगा, क्या ये बराबर होगा 3 माइनस के 2 के, नहीं, कभी भी बराबर नहीं होगा। इसका मतलब कम्यूटेटिव तो कैंसिल आउट हो गया, एसोसिएटिव भी नहीं हो सकता। आप 3 वैल्यूज को लेकर चेक कर लीजिएगा, कभी भी सेम वैल्यू नहीं आएगी। क्लोज का मतलब क्या होता है, क्लोज प्रॉपर्टी का मतलब ये कि भाई अगर मैं दो पर्टिकुलर टर्म्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करवाता हूं, तो क्या उनका आंसर भी कोई इंटीजर ही आएगा, नॉर्मल सी बात है। अगर मैं दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करवाता हूं, उनका आंसर भी इंटीजर होगा, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। तो इसका मतलब खाली एक ही ऑप्शन यहां पे सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, क्लोज्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई ए एन माइनस का 3 बराबर है किसके, 2n+3 के। तो बताइए ए एन किसके बराबर होगा, 3n+3 के। तो बताइए ए एन की वैल्यू क्या होगी। यानी कि एग्जामिनर आपको एक जनरल टर्म दे रहा है कि ए एन माइनस का 3 किसके बराबर है, 3n+3 के। ये 2n लिखा हुआ है, 3n लिखा हुआ है, अनेबल टू अंडरस्टैंड, बट ये 3n+3 है, सही है ना। एग्जामिनर कहते हैं ए एन की वैल्यू बताओ। देखो ए एन की वैल्यू कैसे निकालोगे, हमें पता है कि जनरल टर्म के अंदर होता क्या है कि यहाँ पे आपको एन की वैल्यू गिवन होती है। तो यानी कि मैं इस पूरी वैल्यू को किसके बराबर कंपेयर कर सकता हूं, एन के बराबर के। एन बराबर है किसके, n-3 के। तो अगर मैं -3 को दूसरी तरफ भेजूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n+3 किसके बराबर, एन के। तो जहां जहां एन आ रहा है वहां पे मैं n+3 डाल देता हूं। इससे फायदा क्या होगा, यहाँ पे ए एन फॉर्म हो जाएगा, सही है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो एन आ रहा है ना, इसकी जगह पे मैं क्या लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं n+3, आगे -3, इक्वल टू के बाद 3 का 3, और इस n की जगह पे भी मैं क्या लिख दूंगा, n+3, आगे आ रहा है +3। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करवाओगे, 3 से 3 कट जाएगा, तो ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल 3n+3, 3 9, और 9+3 किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3n+9+3 = 12। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होना था। देखो ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नस के अंदर पूछे जाते हैं, इनकी लॉजिक क्या है दोबारा समझ लो। लेट सपोज ये क्वेश्चन ही पेपर के अंदर आपको मिलेगा बहुत ज्यादा। एग्जामिनर कहता है कहीं पे लिखा हुआ आ रहा है ए एन प्लस का 2, ये बराबर है किसके, ये बराबर है 4n+7 के। तो बेटा देखो हमें पता है जो यहाँ पे जनरल टर्म होती है वो n के इक्विवेलेंट होती है। तो अगर मैं n के इक्विवेलेंट रखता हूं उसको n+2 को, तो भाई प्लस के 2 को जब मैं दूसरी तरफ भेजूंगा तो मेरे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n-2 के। तो जहां जहां n आ रहा है वहां n-2 प्लॉट करेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा a, n की जगह पे n-2, आगे प्लस का 2 इट इज 4 का 4, इस n की जगह पे भी आ जाएगा n-2 प्लस का 7। सिंप्लीफाई करवा दो, -2 प्लस का 2, सिंपल तरीके से ए एन की वैल्यू आ गई। 4 2 8 होता है, नेगेटिव का 8 प्लस का 7, तो ये बन जाएगा 4n-1। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये वाले कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नस के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं 2i माइनस का j प्लस का k एंड 3i प्लस
2j माइनस का k वेक्टर्स विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। अब देखो आपको परपेंडिकुलर वेक्टर्स की कंडीशन गिवन थी, यहाँ पे आपको कोई अननोन कैलकुलेट करना था, तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी हमेशा जीरो के बराबर होगा, तो सिंप्लीफाई कर लोगे। सर 2 से 3 क्वेश्चन सिंपल टेंजेंट थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा इनको कन्वर्ट करने वाले थे, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के थे। जैसे कि टेंजेंट थीटा बराबर है 3/4 के, तो कॉस थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो उसकी वैल्यू बताइए। अच्छा भाई, यानी कि थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तो कॉस की वैल्यू बताइए। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ये 3 से 4 क्वेश्चन इस मेथड के ऊपर आए हुए हैं। एग्जामिनर कह रहे हैं कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, 3/4 के। आपको क्या निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, और थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। पाइथागोरस रिलेशन क्या कहता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, तो कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक, तो टेंजेंट थीटा बराबर होता है पी अपॉन बी के। तो हमें पता है सिंपल तरीके से फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको देखो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक, तो आपको पी और बी गिवन है, एच नहीं गिवन, तो एच निकाल लोगे। तो क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस का 16। 9 प्लस का 16 किसके बराबर होता है, 25 के। तो एच की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5 के। तो अगर मुझे कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर के बराबर। तो ये क्या बन जाएगा, तो यानी कि मेरे पास सिंपल कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस बराबर है 4 के, हाइपोटेन्यूज बराबर है 5 के। अक्सर बच्चे इस पर टिक करके आ जाएंगे, हालांकि गलत आंसर है अभी भी। क्यों, क्योंकि थीटा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है, साइन का होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट पे अगर थीटा एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव के अंदर, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, साइन का। ऑल सिली टॉम कैट्स बहुत दफा पढ़ाया है। आगे बच्चा बताता है सर 2 क्वेश्चंस वर फ्रॉम द रिलेटिव ऑफ मैक्सिमा, तो मैक्सिमा निकालने का तरीका आना चाहिए, डिफरेंशियल कैलकुलस का कॉन्सेप्ट है। सर 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द कंटिन्यूटी फंक्शन, यानी कि कंटिन्यूटी फंक्शन होता है ना लिमिट वाला, कि भाई सिंपल तरीके से उससे 3 क्वेश्चंस पूछे हुए थे, एक्स की वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट बच्चा बता रहा है सर रेंज ऑफ साइन एक्स पूछी हुई थी, डोमेन ऑफ टेंजन एक्स टेंजन इनवर्स पूछी हुई थी, रेंज ऑफ कॉस एक्स पूछी हुई थी। सर साइन अल्फा कॉस बीटा के बराबर है, टेंजन अल्फा कॉट बीटा के, कोसेक अल्फा अगर सेक बीटा के, अल्फा प्लस बीटा अगर बराबर है 90 डिग्री के। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन था। यानी कि देखो एग्जामिनर बच्चा कह रहा है कि सर देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, यहाँ पे साइन अल्फा और कॉस बीटा बराबर थे, और अगर अल्फा और बीटा 90 के बराबर, तो हमें पता है ना कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो साइन अल्फा किसके बराबर होगा, कॉस बीटा के। टेंजेंट अल्फा बराबर होता है किसके, कॉट बीटा के। कोसेक अल्फा बराबर होता है सेक बीटा के। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं अल्फा प्लस बीटा का 90 के बराबर है। तो भाई उसके रिलेटेड कह रहे क्वेश्चन आए हुए थे, कह रहे साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स बराबर है 1 के। सर इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था, यानी कि भैया इनवर्स का थ्योरम पूछा हुआ था। एग्जामिनर बच्चा क्या बता रहा है कि सर साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 का एक थ्योरम पूछा हुआ था। तो भैया देखो हमेशा याद रखिएगा साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, पाई/2 माइनस के कॉस इनवर्स के। कॉस इनवर्स बराबर होता है पाई/2 माइनस के साइन इनवर्स के। टेंजेंट इनवर्स बराबर होता है पाई/2 माइनस के कॉट इनवर्स के। कॉट इनवर्स इसी तरीके से वाइस वर्सा बराबर होता है इन सब के। तो कहने का मकसद क्या है कि बच्चे ने साफ तौर पे बताया हुआ है कि देखें सर इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो हमें उसके हवाले से हमें मालूम है कि भाई इस तरह का कोई मुश्किल चीज नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ करो ना करो एटलीस्ट ट्रिगोनोमेट्री लाजमी तौर पे करके जाओ। बेटा ट्रिगोनोमेट्री का कोई मजाक नहीं है इस दुनिया के अंदर, खुदारा ये बात मैं आपको बार 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 बता रहा हूं। कुछ भी छोड़ दो, ट्रिगोनोमेट्री को मत छोड़ो। ट्रिगोनोमेट्री इज समथिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जो हर बच्चे के पेपर में आएगी और लाजमी तौर के ऊपर पूछी जाएगी। तो आपको इनकी बेसिक रिलेशंस होगा, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स होगा, लाजमी तौर पे मालूम होने चाहिए। कि जैसे कि भाई हमारे पास दुनिया के अंदर एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई साइन इनवर्स एक्स जो होता है प्लस का कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है किसके, पाई/2 के। सिमिलरली टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस का कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है किसके, पाई/2 के। सेक इनवर्स प्लस का कोसेक इनवर्स बराबर होता है किसके, पाई/2 के। साइन इनवर्स का एक और नाम होता है आर्क साइन। तो ये बेसिक बातें आपको मालूम होनी चाहिए। सर सर्कुलर परमुटेशन का क्वेश्चन आया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में स्टूडेंट गाइड कर रहा है कि सर एक और क्वेश्चन आया था सर्कुलर परमुटेशन के ऊपर। तो भाई हमें ये बात मालूम है सर्कुलर परमुटेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है सिंपल n माइनस का 1 फैक्टोरियल। और अगर आपके पास हाफ सर्कल की परमुटेशन आ रही है तो उसको सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू n माइनस का 1 फैक्टोरियल। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर नेट में 3 से 5 एमसीक्यूज होते हैं। अच्छा भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चा कह रहा है सर इंटीग्रेशन गिवन थी और एक फंक्शन की, फिर फंक्शन बताना था कौन सा है। ओके कोई मसले की बात नहीं है। यानी कि आपको एक क्वेश्चन का, यानी कि आपको बेटा इंटीग्रेशन एक किसी फंक्शन पे अप्लाई हो रही थी इस तरीके से, और आपको वहां पे आंसर बताया हुआ था। तो एग्जामिनर कह रहा था ओरिजिनल फंक्शन क्या होगा, तो बेटा ऑप्शंस को आप गो थ्रू करोगे आपको आइडिया हो जाएगा, इसमें कोई मसले की बात थोड़ी है।
एक और बच्चा कह रहा है कि सर इन अ कॉनिक सेक्शन फोकस निकालने का आया हुआ था, 3 से 4 एमसीक्यूज फोकस निकालने के लिए आए हुए थे। डिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ पैराबोला पूछी भी थी। डायरेक्शन ऑफ पैराबोला का मतलब क्या है कि देखो लेट सपोज आपके पास एक पैराबोला आ रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव का 4y, सही है ना। एक पैराबोला आपके पास आ रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव का 32x के बराबर। एक पैराबोला आ रहा है मेरे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 42y। अब देखो इन तीनों पैराबोला में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो हमेशा याद रखिएगा पैराबोला में जो भी वेरिएबल लीनियर फॉर्म में होता है ना उसका एक्सिस ऑफ पैराबोला होता है। अगर y लीनियर फॉर्म में यानी कि y एक्सिस का पैराबोला है, देखो यहाँ पे भी y लीनियर फॉर्म है तो इसका मतलब y एक्सिस का पैराबोला है। इसमें देखो बेटा y x लीनियर फॉर्म में, इसका मतलब x एक्सिस का पैराबोला है। अगर तो पैराबोला की इक्वेशन पॉजिटिव है ना तो देखो y एक्सिस का पैराबोला है, इसका मतलब ये अपवर्ड पैराबोला है। सिमिलरली देखो ये लीनियर आपके आपके पास कौन सा फंक्शन लीनियर आ रहा है y का, तो इसका मतलब ये आपके पास कैसा है y एक्सिस का पैराबोला है, मगर ये फंक्शन कैसा है नेगेटिव का, इसका मतलब ये डाउनवर्ड पैराबोला है। सिमिलरली देखो भाई ये मेरे पास यहाँ पे x लीनियर फॉर्म में है, इसका मतलब ये हमारे पास x एक्सिस का पैराबोला है, मगर चूंकि वैल्यू फंक्शन नेगेटिव के अंदर है इसका मतलब लेफ्ट साइड का पैराबोला होगा। अगर वैल्यू पॉजिटिव में होती तो इसका मतलब क्या होता, राइट साइड का पैराबोला होता। आगे एग्जामिनर कह रहा है सर अगर ए और बी आपस में बराबर हो तो इलिप्स का बन जाएगा। जाहिर सी बात है भाई, मैंने आपको बहुत दफा बताया है सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस कभी भी दुनिया में अगर बराबर आ जाए, अगर ए और बी आपस में बराबर हो तो इलिप्स क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है। हमेशा याद रखिएगा सर्कल और इलिप्स के अंदर डिफरेंस ही क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है सर्कल का, ये स्ट्रक्चर होता है इलिप्स का। तो भाई सर्कल और इलिप्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है, सर्कल की खास बात ये होती है कि उसमें सेमी मेजर और सेमी माइनर बराबर होते हैं, और इलिप्स में क्या होता है एक जानिब डिस्टेंस ज्यादा होता है एक जानिब डिस्टेंस कम होता है, इसीलिए इसको इलिप्स कहते हैं इसको सर्कल कहते हैं। इलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी होती है वो बेटा 0 से बड़ी होती है मगर 1 से छोटी होती है। सर्कल की जो एसेंट्रिसिटी होती है वो हमेशा 0 के बराबर होती है। बेसिक बातें हमें मालूम होनी चाहिए। समरी, सर सिलेबस फुल कंप्लीट करो फ्रॉम पार्शियल फ्रैक्शन टू कॉनिक सेक्शन, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है यार। किसी नेट की ट्रिगोनोमेट्री के 3 होते हैं विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि हर किसी के नेट के अंदर ट्रिगोनोमेट्री के 3 से 4 होते हैं, और ग्रुप और सेट के 7 एमसीक्यूज आए हुए थे। मैंने 2022 से लेके नेट 1 2024 4 दिसंबर तक के पास पेपर सॉल्व करे थे फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड स्पेसिफिकली हाशिम जिया, इसीलिए कह रहा हूं एवरीथिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 150 प्लस मार्क्स। अच्छा फिजिक्स के बारे में बच्चा बता रहा है कि फिजिक्स के अंदर कैसे एमसीक्यूज थे, 80% थ्योरी था प्लस कॉन्सेप्चुअल इक्वेशंस थी। मेरे नेट में 7 से 10 न्यूमेरिकल्स आए थे। फॉर इट यार पंजाब बोर्ड का कुछ मत छोड़ो, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके यार इन्होंने पूरी पूरी बातें करी हुई हैं। एग्जाम्पल एप्लीकेशन एंड डेफिनेशंस, आई एम गिविंग यू सम हिंट्स। कॉन्सेप्शन लाइक के फॉर्मूला में एक चीज को डबल करने से दूसरे पर क्या चेंज आता है, इस तरह की, यानी कि कॉन्सेप्शनल चीजें। मैं आपको इसका तर्जुमा बता देता हूँ। ये बच्चा कहना चाह रहा है कि बेटा देखो आप अगर इस तरह के जो फॉर्मुलाज होते हैं ना कि एक चीज को इंक्रीज करो दूसरी चीज कितना रिड्यूस होगी या इंक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर आपने पढ़े होंगे इस तरह के। इसी के अलावा थ्योरी के अंदर डेफिनेशंस हो गई, एग्जांपल्स हो गई, टाइप्स ऑफ सॉलिड वगैरह। न्यूमेरिकल्स इतने ज्यादा बड़े नहीं होते, जस्ट फॉर्मूलाज याद रखो और यूनिट्स की कन्वर्जन्स को। डोंट चेस स्किप्स फॉर इट जस्ट टाइम वेस्ट है। सर बिलाल जिया की बुक्स कर लो और जीनियस सीरीज की बुक्स को कवर अप कर लो। इंग्लिश में 40 एमसीक्यूज बहुत होते हैं, डोंट गो फॉर एमडी कैट ग्रामर। ओईटीपी इंग्लिश और बिजनेस की ओईटीपी जो है, ओईटीपी इंजीनियरिंग और बिजनेस मोर देन इनफ है। एंटोनियम एंड सिनोनियम्स रोज 2 से 3 चेक करो, रट्टा मत लगाओ, बस जितना ज्यादा देखोगे उतना ही जहन में बैठेंगे। एनालॉजी, ओईटीपी से कॉम्प्रिहेंशन इंपॉर्टेंट है, एनालॉजी इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन देखो फिर पैराग्राफ को देखो। हाँ ये कॉम्प्रिहेंशन की बड़ी सॉलिड ट्रिक होती है कि आप पहले क्वेश्चन को देखते हो फिर पैराग्राफ के ऊपर आते हो। इन दी लास्ट बेस्ट ऑफ लक योर टेस्ट विद दी नेक्स्ट की मैथ्स फिजिक्स और इंग्लिश के अंदर। और इस बच्चे ने मुझे अपना फिर एक और रिव्यू बताया था कि सर 2 क्वेश्चन जो थे वो हमारे आए हुए थे स्लोप के, और स्लोप के क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए थे कि भैया आपको 2 क्वेश्चन थे स्लोप के ऊपर कि आपको पॉइंट्स गिवन थे, यानी कि भैया आपको लेट सपोज 2 लाइंस आ रही हैं, उन 2 लाइंस के ऊपर आपको एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट गिवन है, दूसरी लाइन के ऊपर एक पॉइंट अननोन था, तो उसको कैलकुलेट करना था अगर लाइंस पैरेलल आ रही हैं। इस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे। स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस पूछा हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट या साइड्स कॉन्करेंट होती हैं। 2 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम वर गिवन इन ऑर्डर टू फाइंड विच वन इज नॉट अ वर्टेक्स। 1,2,3,4,5 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करने जब रिपीटिशन अलाउ है। बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई, कैसे सॉल्व करोगे। यूनिट प्लेस आ गई, 10 प्लेस आ गई, 100 प्लेस आ गई, 1000 प्लेस आ गई। रिपीटिशन अलाउ है। टोटल नंबर ऑफ आपको चॉइसेस कितनी है, 5 है, तो स्टार्टिंग में भी 5 आएगा, इधर भी 5 आएगा, इधर भी 5 आएगा, इधर भी 5 आएगा, 5 की पावर 4 बन गया। तो ये हमारे पास आज के नस्ट के 6 दिसंबर के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन से। तो इन तमाम क्वेश्चंस को गैदर करने में विशल पनवर का बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने अपना टाइम निकाला कीमती, कि तमाम बच्चों के लिए उन्होंने नस्ट के पेपर को अपना लिख के शेयर करा। तो आई विल बी रियली अप्रिशिएटिंग दिस गाय, एंड मैं उम्मीद करता हूं कि बेटा आप जिंदगी के हर मोड़ पे कामयाब हो सकें। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह आपने एक
शमा को रोशन किया है बच्चों की तालीम के लिए, तो आगे भी इंशाल्लाह ताला ये आगे भी रोशन हो। तो मेरी तरफ से बहुत सारी नेक दुआएं इस बच्चे के लिए। और आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, लेक्चर पसंद आया होगा। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया।